दोस्तों, आज की असल कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिसे भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजित डोभाल जी की। इंडिया के टॉप स्पाई मास्टर और सुपर कॉप और 21वीं सदी के चाणक्य कहे जाने वाले डोभाल की असल कहानी जेम्स बॉन्ड की थ्रिलिंग मूवी से कम नहीं है। पाकिस्तान आज भी इनके नाम से थर थर कांपता है। आज उनको देश का सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट बताया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर उनको कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। कभी रिक्शा वाला तो कभी मोची, कभी धर्म बदलकर दूसरे देश का नागरिक बनना तो कभी दुश्मनों के साथ मिलकर उनसे उनकी सारी जानकारी निकालवाना। अपने 30 साल की अंडरकवर जर्नी में उन्होंने ऐसे ऐसे खतरनाक कारनामे किए जो जासूस की दुनिया में शायद पहले किसी ने किए हो, और अपनी इसी क्षमता और बुद्धि के बलबूते पर देश के बड़े बड़े दुश्मनों को वो घुटनों पर ले आए। आज उनकी उम्र 77 वर्ष हो चुकी है, लेकिन जब भी हम उनको टीवी या किसी इवेंट में देखते हैं तो वो अपनी उतने ही फिट और एक्टिव नजर आते हैं। आज इंडियन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी से जुड़े हर छोटे बड़े कदम उन्हीं की निगरानी में उठाए जाते हैं। तो सवाल है, आखिर उनमें ऐसी क्या खूबियां रही होगी जिसके वजह से नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। दोस्तों, साल था 1945, तारीख 20 जनवरी, उत्तराखंड का पौरी गढ़वाल में, जिसमें अजित डोभाल का जन्म एक फौजी परिवार में हुआ। उनके पिता जीएल मेजर डोभाल इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई एक आर्मी स्कूल में हुई और अपनी कॉलेज की पढ़ाई अजमेर मिलिट्री कॉलेज से हुई। 22 की उम्र में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा से इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसके यूपीएससी का एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में उसे क्वालिफाई कर लिया। इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर लिया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि डोभाल पढ़ने में शुरुआत से काफी शार्प माइंड के थे। 1968 में उनकी पहली पोस्टिंग केरला कार्डर में एएसपी के तौर पर हुई। कुछ समय बाद केरला में 28 दिसंबर 1971 को थेलासरी गांव में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच रूमर को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगे। 1972 तक इस घटना ने काफी भयंकर रूप ले लिया और पूरे इलाके में तनावपूर्ण की स्थिति थी। दोनों तरफ वायलेंस, लूटपाट, चोरी चकारी बढ़ती जा रही थी। हालत को काबू से बाहर निकलता देख देश के तत्कालीन होम मिनिस्टर के करुणाकरण एक ऐसे पुलिस पर्सन की तलाश करने लगे जो इन राइट्स को कंट्रोल कर सके, और कुछ ही समय के अंदर अंदर एसपी के पद पर कोटाइम में तैनात एक यंग और स्मार्ट पुलिस ऑफिसर यानी अजित डोभाल होम मिनिस्टर करुणाकरण की नजरों में आए। अजित डोभाल को भी पुलिस सर्विस में आए 3 साल भी नहीं हुए, लेकिन उनके कामकाज और उनके चर्चे अभी से दूर दूर तक फैलने लगे। के करुणाकरण ने अजित डोभाल को चुना, बस फिर क्या था। अजित डोभाल ने कुछ दिनों के अंदर अंदर दोनों कम्युनिटीज के लोगों को समझाया, न सिर्फ उनके दंगों को शांत कराया बल्कि उन पर ऐसा जादू चलाया कि वो लोग एक दूसरे का लूटा हुआ सामान भी वापस देने के लिए राजी हो गए। यानी जो काम पूरे स्टेट की पुलिस नहीं कर पा रही थी वो डोभाल ने खुद अकेले कर दिया। देखते ही देखते वो इंटेलिजेंस ऑफिसर की नजरों में आ गए। तभी उन्होंने सेंट्रल सर्विस केरला में दिल्ली बुला लिया गया और दिल्ली में उन्हें आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में डिप्यूटेशन के लिए भेज दिया गया। साथ ही उन्होंने इतनी कम उम्र में जासूस की दुनिया में कदम रखा और यहीं से एक यंग आईपीएस ऑफिसर इंडिया का स्पाई मास्टर बनने का सफर शुरू हुआ। आइए अब उनकी रोमांचक सफर पर नजर डालते हैं, द लाइफ अंडरकवर जर्नी। तो दोस्तों, लगभग 7 साल की पुलिस सर्विस के बाद डोभाल आईबी में नियुक्त हो जाते हैं। शुरुआत में कुछ समय के लिए उन्हें कुछ टेस्ट वर्क सौंपा जाता है। इत्तेफाक की बात है, 1970 में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में इंसर्जेंसी का माहौल था और वहां स्टेट खुद के लिए एक इंडिपेंडेंट नेशन की मांग कर रहे थे। अगर बात करें कि मिजोरम स्टेट की, तो वहां पे भी एक समुदाय लाल डेंगा के नेतृत्व में जबरदस्त आंदोलन कर रहा था और वह भी अपनी अलग सरकार चला रहा था। मिजोरम नेशनल फ्रंट यानी मिजोरम को अलग करने की बात उनकी मांग कर रहा था। दिल्ली में बैठी गवर्नमेंट के लिए इस स्थिति से चिंताजनक काफी थी। ऐसे में आईबी के लिए तय किया कि यह उनका कोई ऑफिसर मिजोरम में जाकर इन दंगों को शांत कराने की कोशिश करेगा, लेकिन सवाल यह था कि आखिर यह कौन करेगा। जवाब था अजित डोभाल। जब डोभाल को मिजोरम की स्थिति के बारे में पता चला तो वो खुद आगे आकर वहां जाने के लिए बात की यानी तैयार हुए। सबको कहीं ना कहीं ऐसा भरोसा था अब ये स्थिति संभल जाएगी या सॉल्व हो जाएगी।
खैर वहां जाकर बेहतर रणनीति बनाई और एक एक करके अपने दुश्मनों को ढेर कर दिया। असल में लाल डेंगा अपना आतंक अपने 7 कमांडर के बलबूते पर फैलाता था। ये 7 कमांडर लाल डेंगा की सबसे बड़ी ताकत होने के साथ साथ सबसे बड़ी कमजोरी भी थी और डोमवाल ने इसी कमजोरी पर वार किया और इन 7 कमांडर में से 6 कमांडर को अपनी तरफ मिला लिया, उन्हें दिलासा देकर या कुछ लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। जब लाल डेंगा को इस बात का पता चला तो असल में पावर तो जा चुकी है, तब लाल डेंगा ने भारत सरकार के सामने घुटने टेक दिए और कुछ समय बाद भारत सरकार व लाल डेंगा के बीच शांति समझौता कराया गया। इस मामले को शांत कराया गया। अजीत डोभाल का मिशन कामयाब रहा, उन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से नवाजा गया। इतनी कम सर्विस से इस मेडल से नवाजे जाने वाले पहले व्यक्ति थे। मिजोरम के बाद सिक्किम में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सिक्किम के राजा इंडिया के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर से अजीत डोभाल ने अपनी चाणक्य नीति से सिक्किम को इंडियन यूनियन के साथ सक्सेसफुल मर्ज कर दिया गया। पंजाब में खालिस्तान समर्थक अपने अलग देश खालिस्तान की मांग करने लगे। गोल्डन टेम्पल को अपना सेफ शेल्टर बनाकर पूरे शहर में आतंक फैलाने लगे और चीजें काबू से बाहर होने लगी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी गोल्डन टेम्पल पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ था। इस प्रॉब्लम का पूरी तरह से सफाया करने के लिए 1999 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल के बेहद अहम भूमिका रही। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस बचे हुए खालिस्तानियों समर्थकों की जानकारी निकलवाने के लिए उन्होंने एक रिक्शा पुलर का बेस बनाया था। इस बेस के साथ उन्होंने ऐसा जादू चलाया कि वो मानने के लिए तैयार हो गए थे कि ये रिक्शा पुलर एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो उनकी मदद के लिए वहां आया। बस फिर क्या था, इस बात का फायदा उठाकर उन्होंने खालिस्तानियों के साथ गोल्डन टेम्पल में रहकर उनकी हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की और इंडियन आर्मी को सौंप दी। इसी जानकारी के आधार पर ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो शायद ये अजीत डोभाल के वर्क फ्रंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 1972 में भारत ने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण किया था। इस परीक्षण के सफल होने के बाद पाकिस्तान तिल मिला उठा था। इसके बाद पाकिस्तान के साइंटिस्ट डॉक्टर एयूब खान ने चाइना और फ्रांस से मदद मांगकर परमाणु बम बनाने की बात कही, लेकिन जब फ्रांस को एंटी इंडिया एम्बिशन की भनक लगी तो फ्रांस पीछे हट गया। लेकिन चाइना व नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद करने का फैसला। जब इस बात की जानकारी इंदिरा गांधी को लगी तो उन्होंने अपना स्पाई नेटवर्क पाकिस्तान व चाइना में बिछा दिया। अजीत डोभाल को पाकिस्तान भेजा गया और वो एक भिखारी का वेश बनाकर पाकिस्तान के काहुता शहर पहुंच गए। उनको यह शक था कि खान रिसर्च सेंटर में ही न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है और वो इस सेंटर के बाहर बैठकर आने जाने वाले साइंटिस्टों को ट्रैक करने लगे, लेकिन यहाँ पर उनको पुख्ता सबूत नहीं मिले। उसके बाद वो नाई की शॉप पर गए जहां पर साइंटिस्ट अपना बाल कटवाने आते थे। वहां पर हेयर सैंपल को इकट्ठा किया और उनको इंडिया में टेस्टिंग के लिए भेजा गया और टेस्टिंग में पता चला कि वो हेयर सैंपल न्यूक्लियर रेडिएशन एक्सपोर्ट है। यानी उनको यकीन हो गया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोजेक्ट खान रिसर्च सेंटर में ही चला रहा है। उन्होंने बड़ी चालाकी से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी जुटाई और इंडिया में ट्रांसफर की। उस समय भारत के पीएम मोरारजी देसाई बन चुके थे। अजीत डोभाल ने उन्हें रिपोर्ट सौंपकर न्यूक्लियर को डिस्ट्रॉय करने का अलग अलग मेथड बताए, लेकिन कई पॉलिटिकल रीजन होने से उन्होंने यह हर बार प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि भारत इस पर एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान भी भारत की आईबी का लोहा मान गया। 1988 में अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अजीत डोभाल पहले ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जिनको कीर्ति चक्र से नवाजा गया। 1990 में कश्मीर में बढ़ रही मिलिटेंसी को रोकने के लिए यह सटीक नेविगेशन की स्किल का इस्तेमाल किया था। अजीत डोभाल ने यहां आते ही कुक्का पारे को अपनी ओर मिलाया
और पाकिस्तान का सपोर्ट करता था तो और आतंकवाद फैलाता, जिसको अपनी ओर मिलाया। इसके बाद 1996 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कुका पारे एमएलए बना। आईसी 814 को कौन बोल सकता है? जी हां, आईसी 814 की हाईजैकिंग के दौरान देखने को मिला का, जैसा कि आपने सुना ही होगा, इसके पीछे आईएसआई का हाथ था और वो चाहते थे कि इंडिया अपने सिटीजन को बचाने के लिए अपने 100 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दे और साथ ही 2 बिलियन उनको पे करे। इसके बाद अजीत डोभाल ने एक बार फिर आगे आए और उनके सिटीजन के बदले 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया और 1 पैसेंजर के अलावा सभी पैसेंजर को सही सलामत उन्हें घर लौटा दिया। 1971 से 99 तक इंडिया एयरलाइंस की 15 हाईजैकिंग में से हर बार हर टर्मिनस में अजीत डोभाल का हाथ था, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। 7 साल की पुलिस फोर्स सर्विस, 30 साल आईबी में काम करने के बाद वो जनवरी 2005 में आईबी के चीफ पद से रिटायर्ड हुए। 23 मई 2014 को पीएम मोदी ने देश का 5वां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया। एडवाइजर बनते ही उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आ खड़ा हुआ। असल में इराक में आईएसआई आतंकवाद बढ़ गया था और उन्हें भारत की 46 नर्सों को तिकरित में बंदी बना ले गया। अजीत डोभाल ने इराक पहुंचे और वहां की सरकार के साथ समझौता कर उन 46 नर्सों को वापस भारत सुरक्षित लेकर आए। इसके बाद पाकिस्तान ने, आपको पता ही, उरी और पुलवामा जैसे बड़े आतंकी हमले किए। भारत ने फिर से उन पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इन सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे भारत का मास्टरमाइंड अजीत डोभाल ही है। आपको याद होगा, सर्जिकल स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन का प्लेन पाकिस्तान के इलाके में जा गिरा और वो पाकिस्तान में वहां पर कब्जे में आ गए, यानी उनको बंदी बना लिया गया। जाहिर है कि पाकिस्तान उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। इसके पीछे डोभाल की बहुत बड़ी भूमिका थी। गाइस, डोभाल के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां और किस्से हैं। गाइस, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।